हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 21 दिसंबर की क्लास। आज के एडिटोरियल का टाइटल है फ्लूइड बाउंड्रीज। तो यहाँ समझिए कि फ्लूइड क्या है। फ्लूइड का मतलब होता है नॉट फिक्स्ड, लाइकली टू चेंज। तो एक तो ये नया वर्ड है, वो लिख लीजिए, नॉट फिक्स्ड, या फिर इसे क्या कहेंगे, लाइकली टू चेंज। जो बदलता रहता हो कहें, या मतलब फिक्स्ड नहीं है, स्थिर नहीं है, जिसके बदलने की संभावना हो, उसे कहते हैं फ्लूइड। बाउंड्रीज का मतलब सीमा होती है। तो ऐसी बाउंड्री जिसके बदलने की संभावना है, जो कि फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। और ये कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच जो विवाद है उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स यहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगे, तो एंड तक बने रहें। और अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है विद वोकैबुलरी, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहाँ पर सुबह ही आपको पता लग जाता है कौन सा एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से वर्ड्स आपको नए मिलने वाले हैं। तो फ्लूइड बाउंड्रीज का मतलब हो गया ऐसी बाउंड्रीज जो कि फिक्स्ड नहीं है, जो बदलने की संभावना रखती है। द डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, जो विवाद है किस किस के बीच में, इन दोनों राज्यों के बीच में, ओवर एरियाज, किन को लेकर, एरियाज को लेकर। कौन से एरियाज? वो एरियाज जो दोनों स्टेट्स क्लेम करते हैं। तो बोथ स्टेट्स की वर्ब यहाँ पे क्लेम है, दावा करते हैं कि वो उनके हैं। हैज़, अब ये हैज़ जो है वो डिस्प्यूट की वर्ब है, ठीक है। तो ये जो है बन चुका है नेस्टी। नेस्टी का मतलब होता है अनप्लीजेंट। यहाँ लिख देता हूँ, नेस्टी जो शब्द है इसका मतलब है अनप्लीजेंट, या फिर मतलब कोई चीज़ जो बहुत ही घटिया हो चुकी है, अगली हो चुकी है, बिल्कुल भद्दी हो चुकी है, उसको बोलते हैं नेस्टी। तो ये जो उनका विवाद है वो नेस्टी हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका है। एंड नॉइजी, और काफ़ी मतलब कहें कि मतलब नॉइजी वैसे शोरगुल भरा होता है, तो यहाँ पे उपद्रव मचा हुआ है। इन रिसेंट वीक्स, हाल ही के सप्ताह में। इवन लीडिंग टू वायलेंस, और यहाँ तक कि ये हिंसात्मक भी हो गया है। लीड टू का मतलब होता है परिणित होना, परिणाम निकलना। सब्जेक्ट है डिस्प्यूट, वर्ब है हैज़, सब्जेक्ट है बोथ स्टेट्स, वर्ब है क्लेम। बिटवीन के साथ में एंड लगेगा, ये एंड लगा हुआ है। नेस्टी का मतलब हमने डिस्कस किया। तो जो लड़ाई है, विवाद है इन दोनों राज्यों के बीच में, किन को लेकर, उन एरियाज को लेकर जो ये क्लेम करते हैं कि उनके क्षेत्र हैं। कर्नाटक कहता है कि मेरा क्षेत्र है, महाराष्ट्र कहता है कि मेरा क्षेत्र है। ये लड़ाई नेस्टी और नॉइजी हो चुकी है हाल ही के वीक्स में, यहाँ तक कि ये वायलेंस तक चली गई है, हिंसात्मक हो गई है। लीड के साथ में टू लगेगा। आगे देखिए, कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई और महाराष्ट्र डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस। तो कह रहा है कर्नाटका के मुख्यमंत्री, ये इनका नाम है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, ये इनका नाम है। बोथ फ्रॉम द बीजेपी, और दोनों ही कहाँ से हैं? दोनों ही बीजेपी से हैं, ठीक है। हैव क्रॉस्ड स्वर्ड्स, क्रॉस स्वर्ड्स का मतलब होता है क्वेरल करना, झगड़ा करना। लिख लीजिए, झगड़ा करने को बोलते हैं क्रॉस स्वर्ड्स। तो उन्होंने पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से झगड़ा किया है, सार्वजनिक दुश्मनी मोल ले रखी है। तो सब्जेक्ट ये दोनों हैं, वर्ब इसकी है वो हैव क्रॉस्ड है, और क्रॉस स्वर्ड्स है वो एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है झगड़ा करना, ठीक है। पब्लिकली यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। कैंपेनर्स फॉर द मर्जर ऑफ कर्नाटकाज मराठी स्पीकिंग एरियाज विद महाराष्ट्र। कैंपेनर्स मतलब अभियानकर्ता, जो अभियान चला रहे हैं, किसके लिए? कि कर्नाटका के मराठी स्पीकिंग जो एरियाज है, कर्नाटका के जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग मराठी बोलते हैं, उनका मर्जर किया जाए, उनका विलय किया जाए। मर्जर के साथ विद है, किसके साथ? महाराष्ट्र के साथ। इसने क्या किया है? अप द एंड। अप द एंड का मतलब होता है रेज द स्टेक, खतरे को बढ़ा दिया है। मतलब ये एक प्रकार से बार को ऊपर करना है, लेवल को ऊपर करना है। यहाँ पे रेज द स्टेक, स्टेक मतलब रिस्क, रिस्क बढ़ा दी है। इस वीक, इस सप्ताह, बाई ऑर्गेनाइजिंग ए कॉन्फ्रेंस इन बेलगांव। और कैसे बढ़ा दी है? इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, एक सम्मेलन का आयोजन किया है। कहाँ पे? बेलगांव में, राइट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट था कैंपेनर्स, वर्ब इसकी क्या है? वर्ब हो जाएगी अब्ड, और अब द एंड है वो एक फ्रेज है, इसका मतलब है लेवल बढ़ा देना होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे रिस्क बढ़ा देना है, ठीक है। तो कैंपेनर्स जो हैं, जो चाहते हैं कि कर्नाटका के मराठी स्पीकिंग एरियाज हैं उनका मर्जर कर दिया जाए महाराष्ट्र के साथ में, इसने इस सप्ताह थोड़ा सा स्टेक को बढ़ा दिया, रिस्क बढ़ा दी है। और कैसे बढ़ाई है? इन्होंने एक सम्मेलन का आयोजन किया है बेलगांव के अंदर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे कह रहा है कि भी महाराष्ट्र पॉलिटिशियंस, महाराष्ट्र के जो राजनेता लोग हैं, वांटेड, वो चाहते थे, ये इसकी वर्ब है,
टू अटेंड इट, कि वो इसको अटेंड करे, किसको, कॉन्फ्रेंस को, बट वर स्टॉप्ड, लेकिन इनको रोक दिया गया, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। लीडिंग टू, और इससे हुआ क्या, फ्लेयर अप हुआ। फ्लेयर अप का मतलब एक प्रकार से आउटबर्स्ट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, यह स्थिति और बदतर हो गई। आउटबर्स्ट कह सकते हो, एक्सप्लोजन कह सकते हो, मतलब एक प्रकार से स्थिति और भड़क गई, ठीक है, विवाद भड़क गया। पॉसिबली, संभवतया ऐसा ही इरादा भी था, किसका, जिन्होंने इनवाइट किया था, इनवाइटीज जो थे उनका इरादा भी यही था, एंड द ऑर्गेनाइजर्स, मतलब जो भी इनवाइटीज थे जिनको इनवाइट किया गया था उनका, और जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे थे इस कॉन्फ्रेंस को, उनका इरादा यही था। महाराष्ट्र पॉलिटिशियंस की वर्ब है वांटेड। पुलिस है, ये प्लूरल नाउन है, याद रखना। पुलिस जो होती है वो कैसी नाउन होती है, प्लूरल नाउन, ये हमेशा आपको याद रखना है। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि प्लूरल नाउन होती है तो इसका मतलब ये भी समझ लेना है कि इसके बाद अगर वर्ब की आवश्यकता पड़ जाए आपको तो प्लूरल लगेगी, ठीक है। अच्छा, लीड के साथ टू लगता है, ये दे ही रखा है। फ्लेयर अप का मतलब आउटबर्स्ट या एक्सप्लोजन है, मतलब भड़क जाना है। तो कह रहा है कि महाराष्ट्र के राजनेता चाहते थे कि इसको अटेंड किया जाए सम्मेलन को, लेकिन इनको रोका गया पुलिस के द्वारा, और रोक दिया गया तो ये झगड़ा बढ़ गया। और यही चाहते थे, यही इरादा था, यही इंटेंशन था, किसका, जिनको इन्वाइट किया गया उनका, और जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनका। कर्नाटकाज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब ये चीज़ हमेशा कर्नाटका करता आया है। कर्नाटका की जो प्रैक्टिस है, कब से, 2006 से, क्या चीज़ की, कि कर्नाटका विंटर सेशन आयोजित करता आया है, शीत सत्र जो है असेंबली का आयोजित करता आया है, कहाँ पर, बेलगांव में। इज, अब ये प्रैक्टिस की वर्ब इज है। इज इट सेल्फ एन अजर्शन, अजर्शन का मतलब होता है क्लेम, दावा, और इसकी जगह आप कंटेंशन भी कर सकते हो, तो क्लेम या कंटेंशन। तो कह रहा है कर्नाटका का जो एक हमेशा से ही शीत सत्र आयोजित करने का एक प्रथा रही है, वो अपने आप में ही एक दावा है, किसका, अथॉरिटी का, कि ये कहता है कि हमारी अधिकार है किस पर, इस जगह पर, इस जगह पर हमारा अधिकार है, इसीलिए तो हम शीत सत्र हमेशा आयोजित करते हैं यहाँ पे। कर्नाटका की प्रैक्टिस की वर्ब इज है। इट सेल्फ है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, याद रखिएगा। सेल्फ या सेल जो लगा रहता है वो रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है और वो इम्फेटिक भी हो सकता है। बस फर्क कैसे पड़ेगा, अगर वो नाउन के ठीक बाद में है, अगर वो सब्जेक्ट के ठीक बाद में है, तब तो वो इम्फेटिक प्रोनाउन होगा, जोड़ देने के लिए काम में लिया जाएगा। और अगर वो सब्जेक्ट के बाद में ना हो के वर्ब के बाद में है, तो इसका मतलब फिर वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। एजर्शन का मतलब याद रखिएगा, क्लेम या कंटेंशन। और ये सिंस लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ईयर का नेम दे रखा है, तो जब भी टाइम का कोई पर्टिकुलर नेम दे रखा हो, जैसे ईयर का नेम 2006 दे दिया इसने, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करना है। आगे देखिए, रिसेंटली, हाल ही में क्या हुआ, मिस्टर बॉम्बई रीइटरेटेड, रीइटरेट का मतलब होता है रिपीट करना, दोहराना। तो हाल ही में एक काम हुआ है कि इन्होंने दोहराया क्या, कर्नाटका के दावे को, किस पर, 48 गांवों पर। गांव कहाँ के हैं, सांगली के, और ये सांगली कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। और इससे हुआ क्या, इससे रिबटल हुआ। रिबटल का मतलब वैसे एकदम से इनकार कर देना है ना, रिबटल का मतलब होता है रिफ्यूजल, कि इन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये सत्य नहीं है बिल्कुल भी। रिफ्यूजल को रिबटल बोलते हैं, खंडन करने को बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन को बोलते हैं। खंडन कह सकते हो, कॉन्ट्राडिक्शन कह सकते हो, ठीक है। तो मिस्टर बॉम्बई ने दोहराया, मिस्टर बॉम्बई की वर्ब है वो रीइटरेटेड है। क्या दोहराया, कर्नाटका के दावे को। कर्नाटका दावा किसको लेकर है, 48 गांवों को। ये गांव कहाँ पड़ते हैं, सांगली में। सांगली कहाँ है, महाराष्ट्र में। और ये क्या करते हुए, मतलब इन्होंने ऐसा करके, और एक प्रकार से शार्प रिबटल, मतलब महाराष्ट्र ने साफ साफ इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं है, खंडन किया है इस दावे का। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विद एक्सचेंज, एक्सचेंजेस गेटिंग इंक्रीजिंगली प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है उकसाने से संबंधित, ठीक है। इंस्टिगेटिंग, तो लिख सकते हैं आप, प्रोवोक जो शब्द होता है इसका मतलब होता है इंस्टिगेट, इंस्टिगेट, उकसाना, भड़काना। तो कह रहा है कि अब एक्सचेंजेस का मतलब आदान प्रदान होता है, तो इस चीज को लेकर कि बहुत ज्यादा उकसाने वाली भाषा का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने क्या किया है, इन्होंने चीफ मिनिस्टर से कहा है कि भाई आप डायल डाउन करो। डायल डाउन का मतलब रिड्यूस करो, कम करो। क्या, रेट्रिक, रेट्रिक का मतलब होता है पॉम्पस स्पीच या फिर कोई बॉम्बेस्टिक स्पीच। रेट्रिक नाउन है और इसका मतलब होता है पॉम्पस या बॉम्बेस्टिक स्पीच, पॉम्पस और बॉम्बेस्टिक स्पीच, मतलब भड़काऊ भाषण कह दो
किसी को प्रभावित करने के लिए दिया गया स्पीच या राइटिंग कह दो, कुछ भी आपने लिखा है, कुछ भी आपने बोला है और किसी को प्रभावित करने के उद्देश्य से आपने ऐसे ऐसे शब्दों का यूज़ किया, भारी भरकम शब्दों का, उसको बोलता है रेट्रिक। तो इन्होंने कहा है दोनों मुख्यमंत्रियों से कि भाई आप ये बातें ये इस तरह से बात करना बंद कर दो एंड वेट फॉर द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करो कि वो एडजुडिकेट करे इस मैटर को। एडजुडिकेट का मतलब है जज करना, निर्णय देना, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए कि भाई काफ़ी ज़्यादा प्रोवोकेटिव भाषा का इस्तेमाल दोनों तरफ से हो रहा है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, इसकी वर्ब है हैज़ टोल्ड, इन्होंने बताया है, इन्होंने कहा है चीफ मिनिस्टर्स को कि वो रिड्यूस करें रेट्रिक को और वेट करें किसका, सुप्रीम कोर्ट का, कि वो इस मैटर को एडजुडिकेट सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट से पहले दया आएगा, और रेट्रिक का मतलब देख लिया, डायल डाउन हमने देख लिया। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, बस वेट के साथ में फॉर लगना है, ये देख लेना है। और वेट फॉर की जगह आप चाहें तो अवेट भी कर सकते हैं। वेट फॉर को रिप्लेस किया जा सकता है किससे, अवेट से। ये कुछ चीज़ ध्यान रखनी है। आगे दे रखा है द कोर्ट इज सीज्ड ऑफ। सीज्ड ऑफ का मतलब होता है अवेयर ऑफ, या फिर इसका मतलब होता है इन्फॉर्म्ड ऑफ, मतलब इनको पता होना, सूचना होना इस बारे में। तो कोर्ट को इस मामले के बारे में पता है, कोर्ट को इस बात की जानकारी है, बट इट कैन ओनली डू सो मच। लेकिन वो कोर्ट जो है, इट आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के लिए, कोर्ट केवल कर सकता है क्या, क्योंकि इस अंडरलाइंग फैक्टर्स जो है, अंडरलाइंग फैक्टर्स का मतलब किसी चीज़ में निहित कारक, दैट ओरिजिनेटेड, जिसकी शुरुआत हुई थी। ये फैक्टर्स की वर्ब दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसकी वर्ब है ओरिजिनेटेड, जिसकी शुरुआत हुई थी किसके साथ, 1956 के लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स के साथ, ठीक है। तो 1956 में ये हुआ था कि भी एक भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था भारतीय राज्यों का, उसके साथ शुरुआत हुई थी। तो ये अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं, इसकी वर्ब आर है। आर नॉट इजीली एमेनेबल, एमेनेबल का मतलब होता है पॉसिबल, या फिर कहीं आप चेंज कर सकते हो किसी चीज़ के अकॉर्डिंग, उसको एमेनेबल बोलते हैं। पॉसिबल या पॉसिबल टू चेंज, ठीक है, परिवर्तन करने संभव जिसका हो उसको एमेनेबल बोलते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं वो आसानी से मतलब चेंज नहीं हो सकते हैं, मतलब इनका हल आसानी से नहीं निकाला जा सकता है। टेक्निकल एंड लीगल सॉल्यूशंस, मतलब तकनीकी या फिर कोई न्यायिक हल निकल जाए इसका, इतना जल्दी से ये नहीं होगा। सब्जेक्ट है द कोर्ट, वर्ब है इज, सीज्ड ऑफ का मतलब इन्फॉर्म्ड ऑफ या फिर अवेयर ऑफ होता है। इट की वर्ब है वो है कैन डू। तो कह रहे लेकिन ये इतना कुछ कर सकता है क्योंकि, मतलब बट इट कैन ओनली डू सो मच। तो वो कह रहे कोर्ट को पता तो सब कुछ है, लेकिन ये बहुत कुछ कर सकता है। कारण ये है कि भी अंडरलाइंग फैक्टर्स जो हैं, जो निहित कारक हैं, वो कारक जिनकी शुरुआत हुई थी किसके साथ, अलोंग विद का मतलब पैरेलल होता है, एक चीज़ साथ में चल रही थी, क्या कि भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था भारतीय राज्यों को 1956 में। तो ये अंडरलाइंग फैक्टर्स है वो आसानी से अमेनेबल नहीं है किसके प्रति, टेक्निकल और लीगल सॉल्यूशंस के प्रति। एमिनेबल का मतलब है जिसको मैनेज करना संभव हो, कंट्रोल करना संभव हो, जो कंप्लायंट हो, जो पॉसिबल हो चेंज करने योग्य, उसको एमिनेबल बोलते हैं। और एबल जिन वर्ड्स के एंड में होता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे देखिए, कार्विंग आउट। ये जो कार्व आउट है इसका मतलब है क्रिएट करना, बनाना, ठीक है। तो कह रहा है कि कार्विंग आउट पॉलिटिकल यूनिट्स, तो राजनीतिक इकाइयां बनाना, दैट नीटली कॉरेस्पॉन्ड विद वेरियस लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। कॉरेस्पॉन्ड का एक तो होता है संवाद करना, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्ड का मतलब कह सकते हो कि जो संबंधित होना, किसी के अकॉर्डिंग चलना, ये सब कॉरेस्पॉन्ड का मतलब है। कार्विंग आउट यहाँ पे जेरेंड है। कैसे है, क्योंकि जब भी कोई आईएनजी फॉर्म को आप सब्जेक्ट बनाते हो उसे हम जेरेंड बोलते हैं। अगर कोई आईएनजी फॉर्म लेके सब्जेक्ट बन जाता है तो उसका ग्रामर की भाषा में नाम होगा वर्बल नाउन, जिसे हम कहेंगे जेरेंड। तो कह रहा है राजनीतिक इकाइयां बनाना, कि राजनीतिक पार्टियां बना दो, ऐसी पार्टियां, ऐसी इकाइयां दैट आर इन यूनिट्स के लिए, जो कि पूरे तरीके से, नीट तरीके से, बिल्कुल शुद्ध तरीके से कॉरस्पॉन्ड करती हो विद वेरियस लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, मतलब जो संबंधित हो या फिर जो ध्यान रखे किसका, अलग अलग भाषाई समूह का। तो ये जो काम है ना, ये इम्पॉसिबल है। ये कार्विंग आउट की वर्ब है, वो असंभव है भारत के अंदर। कार्विंग आउट की वर्ब इज है, दैट यूनिट्स के लिए आ रहा है, इसकी वर्ब कॉरस्पॉन्ड है, ठीक है। तो ऐसी राजनीतिक इकाइयां बनना जो इनको डील कर ले, अलग अलग जो भाषाई आधार पर समूह बटे हुए हैं उनको डील कर ले, ये तो असंभव है भारत में। एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप लगभग सारे राज्य जो हैं हैव लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। इसी कारण से सभी राज्यों के अंदर भाषाई अल्पसंख्यक लोग हैं, दैट आर अकॉर्डेड स्पेशल राइट्स, और उनको विशेष अधिकार दिए जाते हैं। अकॉर्ड का मतलब है गिव या ग्रांट,
अकॉर्ड का मतलब है गिव या फिर ग्रांट। ठीक है, तो इसके परिणाम स्वरूप सब लगभग सभी राज्य जो हैं उनकी भाषाई मतलब क्या कहें अल्पसंख्यक, मतलब भाषाएं अल्पसंख्यक का सारे राज्य जिनको की दिया जाता है विशेष अधिकार। द महाराष्ट्र कर्नाटका रो का मतलब है झगड़ा। रो जो शब्द है इसका मतलब है झगड़ा। आप इसे क्वेरल कह सकते हैं, डिस्प्यूट कह सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई महाराष्ट्र कर्नाटका का झगड़ा जो है फंडामेंटली मौलिक रूप से अराइजेज आउट ऑफ, मतलब ये कहाँ से निकल कर आया हुआ है, ये उत्पन्न हुआ है लैक ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ दैट रियलिटी, कि ये वास्तविकता है कि आप अलग अलग भाषा के ग्रुप्स के आधार पर तो पॉलिटिकल इकाई नहीं बना सकते, इसीलिए माइनॉरिटीज जो रहती हैं उन्हीं को विशेष अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन वास्तव में हमें इस चीज़ को, इस रिकग्निशन, मतलब एप्रिसिएशन का मतलब है प्रशंसा करना, लेकिन एप्रिसिएशन यहाँ पे जो है वो रिकग्निशन है, पहचान है, कि एक्चुअल में आप इस रियलिटी को पहचान ही नहीं पाए, इसी कारण से तो ये झगड़ा उत्पन्न हुआ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे कह रहा है इन 1957, अब 1957 में अगर बात करें, देखिए कभी आप ईयर की बात करते हो, पर्टिकुलरली किसी एक ईयर की बात करो, एक मंथ की बात करो, तो वहां पे इन का प्रयोग करना चाहिए, इन लगा हुआ है। तो 1957 में महाराष्ट्र ने दावा किया था 814 गांवों पर, एंड द 3 अर्बन सेटलमेंट्स, और 3 शहरी सेटलमेंट्स, मतलब बेलागावी, कारवार और निपनी, कर्नाटका में ये 3 और थे शहरी क्षेत्र थे, इन पर भी दावा किया था। 1957 की बात है, महाराष्ट्र की वर्ब है वो क्लेम्ड है। कर्नाटका नॉट ओनली रिबफ्ड, रिबफ का मतलब होता है अस्वीकार कर देना, मतलब रिफ्यूज करना, टर्न डाउन करना, इसने ठुकरा दिया, टर्न डाउन करना या फिर रिफ्यूज करना, ठुकराना। कर्नाटका ने ना केवल ठुकरा दिया था महाराष्ट्र के दावों को, बट ऑल्सो बिगेन, बल्कि इसने शुरू भी कर दिया था दावे करना, किसको, इन क्षेत्रों का, कोल्हापुर, शोलापुर और सांगली जो जिले हैं महाराष्ट्र में, उन क्षेत्रों पर इसने दावा स्टार्ट कर दिया। तो कर्नाटका की वर्ब जो है वो रिबफ्ड है, नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो लगता है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो है, बिगेन सेकेंड फॉर्म दे ही रखी है आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एल्सवेयर, कहीं और की अगर बात करें तो महाराष्ट्र एंड तेलंगाना आर कोर्ट इन अ डिस्प्यूट। तो महाराष्ट्र और तेलंगाना जो है वो ऐसे डिस्प्यूट में फंसे हुए हैं, मतलब कहीं और, मतलब कर्नाटका महाराष्ट्र की बात तो हमने कर ली, अब कहीं और की अगर बात करें तो ये 2 राज्य जो हैं ये फंसे हुए हैं, आर इसकी वर्ब है, किसमें, एक विवाद में, और विवाद किसको लेकर है, उनकी बॉर्डर को लेकर है, उनके अक्रॉस देयर बॉर्डर, उनकी सीमा को लेकर है। इन चंद्रपुर एंड आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ पे हैं, इन जिलों में है रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः, मतलब महाराष्ट्र का एरिया तो ये है और तेलंगाना का एरिया आसिफाबाद है। ठीक है, रिपोर्ट्स ऑफ पॉपुलेशंस वांटिंग टू हैव देयर प्लेसेस, अब ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जो जनसंख्या है वहाँ की वो चाहती है कि उनके स्थान शिफ्ट कर दिए जाए एक राज्य से दूसरे राज्य में। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं हैव इमर्ज्ड, ये आई हैं सामने, इमर्ज का मतलब उत्पन्न होना, सामने आना, इन रिसेंट वीक्स, हाल ही के सप्ताह में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि वहाँ की जनसंख्या चाहती है कि उनको शिफ्ट कर दिया जाए इस स्थान से उस स्थान पर। इसीलिए कहा गया था फ्लूइड बाउंड्रीज की, बाउंड्रीज जो है लगातार चेंज हो रही हैं। ठीक है, इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में अगर बात करें, सम बाउंड्री डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स हैव कोस्ट लाइज, तो कुछ ऐसे सीमा विवाद भी हैं जिनसे जिंदगियां चली गई हैं लोगों की, काफ़ी मतलब यहाँ पे उनकी कोस्ट लाइफ, मतलब लाइफ यहाँ पे गंवानी पड़ी है लोगों को, ऐसे भी बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं। तो बाउंड्री डिस्प्यूट्स की वर्ब है वो हैव है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर ये कह रहा है कि इट इज वाइज, ये बड़ा बुद्धिमानी पूर्ण काम है कि डिफर, डिफर का मतलब होता है पोस्टपोन करना, डिफर जो शब्द है इसका मतलब है पोस्टपोन करना, या फिर इसे कहेंगे पुट ऑफ करना, या फिर इसे कहेंगे एडजर्न करना, मतलब स्थगित करना। तो ये बुद्धिमानी पूर्ण है कि कोर्ट का जो निर्णय है उसको एक बार स्थगित कर दिया जाए ऑन एनी डिस्प्यूट, किसी भी विवाद पर। बट हार्मनी कैन बी अचीव्ड, लेकिन जो सामंजस्य है उसे अचीव किया जा सकता है, ये पैसिव है, ओनली थ्रू, किस माध्यम से, इम्ब्रेसिंग, इम्ब्रेस का मतलब होता है अडॉप्ट, अपनाना, कैसे कर सकते हो, अपना कर, और प्रमोट करके पॉलिटिकल कल्चर दैट इज रेस्पेक्टफुल ऑफ डाइवर्सिटी, ऐसी पॉलिटिकल कल्चर जो सम्मान करती हो विविधता का, दैट कैन नॉट बी नीटली डिमार्केटेड, वो विविधता जिसको कि आप सीमांकन नहीं कर सकते, जिसको बाउंड्री में नहीं बांध सकते। डीमार्केट का मतलब नोट करिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी बार आपको देखने को मिलेगा, डीमार्केट,
डीमार्केट का मतलब क्या कह सकते हो, इसका मतलब है लिमिट करना, डिलिमिट करना, सीमांकन करना, डिलिमिट भी कह सकते हो, लिमिट भी करना भी कह सकते हो, सीमांकन करना, ठीक है, या मार्क करना, चिन्हित करना, मार्क बाउंड्री, मार्क बाउंड्री। तो समझना इट की वर्ब इज है, ये बुद्धिमानीपूर्ण है। डिफर करना मतलब पोस्टपोन कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए कोर्ट के निर्णय को, किसी भी डिस्प्यूट को लेकर। हार्मनी की वर्ब है कैन बी अचीव्ड है, और ये पैसिव है बी के साथ थर्ड फॉर्म। लेकिन सामंजस्य तभी हासिल किया जा सकता है, किस माध्यम से, थ्रू यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है इस माध्यम से। तो सामंजस्य कैसे आएगा, यदि आप अपना लोगे, अडॉप्ट कर लोगे और प्रमोट कर लोगे, एंड के दोनों और चीज़ें सेम आएंगी। चूंकि प्रेपोजिशन लगा रखा था तो यहाँ आईएनजी है, तो आगे भी आईएनजी आएगा, ठीक है, प्रेपोजिशन बाद में आईएनजी आता है। तो ये क्या कैसे कर सकते हो, अपना कर और प्रमोट करके एक राजनीतिक कल्चर। ये कल्चर कैसी होनी चाहिए, कल्चर के लिए दैट है, इसकी वर्ब इज है। ये कल्चर ऐसी हो जो डाइवर्सिटी का सम्मान करे, और ये जो चीज़ है डाइवर्सिटी जो है उसको आप नीटली डीमार्केट, मतलब आप एकदम एग्जैक्ट तरीके से आप उसका सीमांकन नहीं कर सकते। फ्लूइड पॉलिटिकल एंड कल्चरल बाउंड्रीज, जो ये अस्थायी जो राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमाएं हैं, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस इसको बोलते हैं। जैसे इस प्रकार का कोई चीज़ हो, अब क्रिस क्रॉस का मतलब ये है कि भाई इसमें एक दूसरे से आप यूँ पाएंगे कि इसके अंदर सब कुछ यूँ है, ठीक है ना, ये इस प्रकार से कोई चीज़ें होंगी ना, क्रिस क्रॉस एक दूसरे को क्रॉस करती हुई, इसे आप क्रिस क्रॉस कह सकते हैं। कभी आप इसको गूगल को इमेज देखेंगे तो ये ऐसी इमेज आपको मिलेगी। तो एक दूसरे को काटते हुए, बांटते हुए, इसे आप कहेंगे क्या, क्रिस क्रॉस। तो कह रहा है कि जो अस्थायी राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमाएं हैं वो भारत के लैंडस्केप को बांटती हैं, ठीक है। क्रिस लैंडस्केप का मतलब बहुत बड़ा भूभाग जो है, लार्ज एरिया जो है भारत का, उसको क्रिस क्रॉस करती हैं। इफ़ न्यू फायर्स आर लिट, अब नई आग अगर लगाई जाती है, लिट जो है वो थर्ड फॉर्म है लाइट की, और इसका मतलब जलाना। यदि नई आग लगाई जाती है, किससे, बांटने वाली राजनीति के माध्यम से, डिवाइसिव का मतलब बांटने वाली, तो ऐसी राजनीति के माध्यम से जो बांटने वाली है, अगर नई आग लगाई जाती है तो द जुडिशरी, तो न्यायपालिका, न्यायपालिका से पहले द लगेगा, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका हो उससे पहले द लगता है, विधायिका हो उससे पहले, लेजिस्लेटिव जो हो उससे पहले द लगता है। तो यदि नई आग लगाई जाती है डिवाइसिव पॉलिटिक्स के माध्यम से, तो जुडिशरी जो है वो कुछ कर नहीं सकती। लिटिल का मतलब है नथिंग। यहाँ पे अगर ए या एन नहीं होता है, मतलब लिटिल या फ्यू से पहले, तो इसको आप नो या नथिंग का मीनिंग देते हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब है नथिंग। तो ये कुछ किया भी नहीं जा सकता फिर तो। दैट विल बी ए डबल इंजन फेलियर, और ऐसा करने से तो डबल इंजन का फेलियर। डबल इंजन का फेलियर मतलब राज्य में भी सरकार बीजेपी की है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, डबल इंजन सरकार है, फिर भी विवाद हो रहा है, तो ये तो इसका फेलियर कहा जाएगा, ये तो इसके लिए असफलता कही जाएगी। दैट की वर्ब है वो विल बी है। तो ये था दोस्तों आज के इस सेशन में। अब मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।